ये जो ऑफिसर्स होते हैं कैसे बनते हैं। जो बच्चा रिमोट एरिया से बिलोंग करता है वो CSS जल्दी कर जाएगा। मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल बनना बहुत बड़ी बात होती थी। मैं एक बेसिकली एक बहुत ही मिडिल क्लास का स्टूडेंट होता था। इवन कि मैट्रिक में मैं बहुत मुश्किल से पास हुआ। मैंने CSS का एग्ज़ाम 2011 में दिया। मैं दो चीज़ों का क्रेडिट नोवा को देता हूँ हमेशा, एक सब्जेक्ट सिलेक्शन का और एक पेपर प्रेजेंटेशन का। कि 2011 में जो मैंने CSS दिया था उसमें मैंने 734 मार्क्स लिए। मुझे सब कहते थे कि आप कभी भी CSS नहीं कर पाओगे। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मेरे ख्याल में हार्ड वर्क का या मेहनत का मुतबादल कोई हो ही नहीं सकता। अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर भी इंग्लिश बोलता है, क्या वो CSS कर गया है? एकेडमिक बैकग्राउंड जैसा भी हो, बुक्स पढ़ें, अखबार पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें। मुझे जो कुछ भी दिया है अभी तक ना, जो कुछ भी मैं हूँ, मुझे जो कुछ भी दिया है मुझे नोवा ने दिया है। इतनी सिंपल इंग्लिश मैंने अपने एसेस में लिखी थी। वो इस सिंपल इंग्लिश हर BA का स्टूडेंट लिख सकता है कि आप एग्जामिनर को ये फीलिंग दें कि आप जो एग्जामिनर पूछ रहा है वही आप लिख रहे हैं। मेरी सब्जेक्ट सिलेक्शन एक्यूरेट थी और नोवा की फैकल्टी ने करवाई थी। और सब्जेक्ट सिलेक्शन पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। कोटेशन आती है तो लिखनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर नहीं आती तो आप भी माशाल्लाह खुद भी बड़े फिलोसफर बन चुके होते हैं CSS करने के दौरान। आप अपनी तरफ से भी कोटेशन लिख सकते हैं। नोवा एक फैमिली की मानद मैं नहीं कह सकता। फैमिली से भी कोई आपके पास वर्ड है, कोई ऐसा वर्ड जो फैमिली से भी बड़ा वर्ड हो, तो मैं कहूँगा नोवा मेरे लिए वो है। मेरी डिग्री जो है BSc ऑनर्स है। मैंने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर किया हुआ है और उसके बाद मैंने MSc ऑनर्स किया था एग्रीकल्चर में। उसकी एक ब्रांच थी हॉर्टिकल्चरल साइंसेस। मैंने उसके अंदर ये सब कुछ किया था। लेकिन उसमें इसलिए मैंने सर्व नहीं किया कि उसमें जब आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं या पेस्टिसाइड में सर्व करते हैं तो आपको उस लेवल की रिकग्निशन नहीं मिलती जो आपको PMS या CSS में मिलती होती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे स्ट्रीम मिले, रिकग्निशन मिले, सोसाइटी में एक नाम हो और मेरी फैमिली मुझ पर प्राउड करे। मैं अक्सर ये सोचता था कि नंबर अच्छे कैसे लिए जाते हैं। तो ये मेरी बेसिकली मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो टेक्निकल बंदा हूँ। मैंने टेक्निकल तरीके से स्कोर लिया। मैं हमेशा टेक्निक्स पे बिलीव करता था और हमेशा मुझे आप कोई भी क्वेश्चन दे दें, इवन के वो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप मुझे वो क्वेश्चन दें, मैं आपसे बेट करता हूँ कि वो क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। और अगर वो क्वेश्चन जो है वो लिखने वाला क्वेश्चन होगा तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। मैंने जो है वो 2-3 सालों के अंदर एक रिटन टेक्निक डेवलप की है। क्वेश्चन करना कैसे है, एग्जामिनर को क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है। मुझे हर सवाल के 3-4 मेन पॉइंट आते होते थे और मैं उन 3-4 मेन पॉइंट्स के गिर्द सवाल घुमाया करता होता था। और हमेशा से मैंने जब भी कोई अटैम्प्ट दी है CSS की या PMS की, और हमेशा मैंने 700+ मार्क्स लिए हैं। मैं जिस जगह पे रहता था वहाँ पे एक पुलिस कांस्टेबल बनना बहुत बड़ी बात होती थी और उसी चीज़ को ही लोग आइडियलाइज़ करते होते थे। लेकिन मैं ये सोचता था कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए, सोसाइटी में कोई ऐसा काम करना चाहिए जो किसी और ने पहले ना किया हो। मैं देखता था कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं कैसे बनते हैं। मैं लोगों से पूछता रहता था अक्सर ना, तो मुझे बताते थे कि CSS करते हैं, PMS करते हैं। तो तब से मैंने इसको प्रोब करना स्टार्ट किया। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता होता था वहाँ पे कोई बंदा बताता नहीं था कि CSS क्या होता है। बस यही कहते थे अखबार पढ़ें और बुक्स पढ़ें, अखबार पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें। तो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास का स्टूडेंट होता था। मुझे बहुत ही कम इंग्लिश आया करती थी और मेरे बहुत ही कम नंबर आया करते थे। इवन कि मैट्रिक में मैं बहुत मुश्किल से पास हुआ और इवन के FSC में भी मैं 3-3 बजे रात पढ़ता रहता था। तो तब जाके मैं FSC में मैंने कोई थोड़े बहुत अच्छे नंबर लिए और मेरी फर्स्ट डिवीजन आई। लेकिन मुझे सब कहते थे कि आप कभी भी CSS नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ना इंग्लिश बोल सकते हो, ना आपकी ग्रामर अच्छी है। तो मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं पढ़ता ही रहा। हत्ता कि एक ऐसा वक्त आया कि मैंने सिर्फ BSc ऑनर्स का एग्ज़ाम पास ही किया था और मैंने CSS का एग्ज़ाम 2011 में दिया। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि 2011 में जो मैंने CSS दिया था उसमें मैंने 734 मार्क्स लिए। और उस टाइम पे ये जो नंबर्स मैंने लिए ये उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर टॉप 20 के स्कोर थे। लेकिन लकीली या अनलकीली मैं उसमें एलोकेट तो नहीं हो सका। लेकिन वो चीज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ा आई ओपनर थी कि ये जो मैंने अचीव किया है और ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। और जो मेरा पीछे एकेडमिक बैकग्राउंड है उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि एकेडमिक बैकग्राउंड जैसा भी हो, आप अगर चाहें जो चाहें वो आप कर सकते हैं। ये ऐसे तो बहुत ही मुश्किल चीज़ तो नहीं है मेरे ख्याल में। जितनी मुझे इंग्लिश आती है शायद सबको आती होगी और जितनी सिंपल इंग्लिश मैंने अपने एसेस में लिखी थी
वो सिंपल इंग्लिश हर बीए का स्टूडेंट लिख सकता है। तो मेरे ख्याल में सिंपल इंग्लिश हो, क्लैरिटी हो और एक रैशनल आपके आइडियाज़ हों तो आप ज़रूर उसको पास करेंगे। सर जीके जो है वो बड़ा ही मुश्किल पेपर है, आपको भी इस बात का इदराक है। लेकिन इसमें जो एक तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसमें लक चलती है, लेकिन लक के साथ साथ ना जीके का जो पेपर है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। और जो मैंने जो पेपर जीके का दिया था तो मुझे उसमें तकरीबन 20-22 आते थे जो मुझे लगता था कि ये ऑप्शन ठीक होगा, बाकी तो मैंने खुद से ऑप्शन लगाए। उसमें मैं ये समझता हूँ कि मुझे उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा लगता था कि यार ये शायद ठीक हो, तो जब मैंने बाद में जाके चेक किया तो वो भी ठीक होता था। तो सम टाइम एक ऐसी बात है जो बड़ी अजीब सी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा मैंने देखा है हमेशा कि आप एक ऐसा ऑप्शन आपके माइंड में जब आप 4 ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऐसा ऑप्शन माइंड में क्लिक करता रहता है, आपको लगता है कि ये ऑप्शन ठीक है और वो अक्सर औकात वो 70% ऑप्शन ठीक होता है। वो चीज़ आपने कभी लाइफ में पढ़ी होती है और वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस पार्ट में कहीं ना कहीं मौजूद होती है और आपको हमेशा जो है वो आपको चीज़ वो पिंच कर रही होती है, तो वही चीज़ ठीक होती है। तो कोशिश करें कि जो चीज़ आपको उस टाइम पर मुनासिब लग रही हो जीके के पेपर के दौरान आप उसको टिक कर दें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें। आप मेरी आदत थी कि बस मैं पढ़ता रहता था, मुझे समझ आता था कि या नहीं आता था, मैं उसको पढ़ता रहता था। मतलब कुछ भी मुझे मिलता उसको मैं जब बस में सफ़र करता था या कहीं जाता था तो कभी पंजाबी के शेर, कभी जीके की बुक, कभी कुछ ना कुछ मैं उसको मतलब लगा रहता था। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इतना कॉम्पिटेंट स्टूडेंट नहीं था ना हूँ। मेरे ख्याल में हार्ड वर्क का या मेहनत का मुतबादल कोई हो ही नहीं सकता। मैं 2 चीज़ों का क्रेडिट नोवा को देता हूँ, हमेशा से देता हूँ, एक सब्जेक्ट सिलेक्शन का और एक पेपर प्रेजेंटेशन का। ये 2 चीज़ें अगर मुझे नोवा ना देता तो आज मैं जिस तरह मैं मैट्रिक में बुरी तरह मैंने कम नंबर लिए हैं, एफएससी में कम नंबर हैं, बीएससी में कम नंबर हैं, ऐसे ही सीएसएस को मैं कभी पास ही ना कर सकता, पीएमएस कभी दे ही ना सकता। मेरी सब्जेक्ट सिलेक्शन एक्यूरेट थी और नोवा की फैकल्टी ने करवाई थी। और जो पेपर प्रेजेंटेशन है उसका मैं क्रेडिट एक शख्स को देता हूँ, उनका नाम है सर आतिफ, जो कि नोवा के सीईओ हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मरहला है सब्जेक्ट सिलेक्शन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एग्रीकल्चर में मैं अब पीएचडी कर रहा हूँ और मेरी रिसेंटली इंशाल्लाह ताला आप की दुआओं से कंप्लीट हो जाएगी, तो मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पीएमएस में ऑप्ट नहीं किया। मैंने पीएमएस में पब्लिक एड रखा, मैंने पीएमएस में पंजाबी रखा, साइकोलॉजी रखा। मुझे उस टाइम पे इन सब्जेक्ट्स का एक ट्रेंड बना हुआ था और इन सब्जेक्ट्स में स्कोरिंग लेवल जो था वो कंपैरेटिवली बेटर था, तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे। मैंने एग्रीकल्चर ऑप्ट नहीं किया। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मैंने 2011 में एग्रीकल्चर ऑप्ट किया था सीएसएस के अंदर। इवन मेरे 734 मार्क्स आए, लेकिन मेरे एग्रीकल्चर में 49 मार्क्स थे और सबसे कम नंबर मेरे उस सब्जेक्ट के अंदर आए थे। तो कभी भी आपको जज्बाती नहीं होना। सब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर जो आपके टीचर्स हैं, जो फैकल्टी है, वो आप उन चीज़ों को बहुत बेहतर जानती है। और सब्जेक्ट सिलेक्शन पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है और सब्जेक्ट सिलेक्शन जो टाइम हो चल रहा होता है, हालात चल रहे थे, उस हिसाब से भी वेरी करती है। तो ज़रूर आपको अपनी फैकल्टी के साथ डिस्कस करना चाहिए। और मेरे ख्याल में नेशनल ऑफिसर अकेडमी के जो टीचर्स हैं, जितनी भी फैकल्टी है, स्पेशली सर अली साहब और सर आतिफ साहब, सर फरीद साहब, ये हमेशा से सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर सर्वे करते रहते हैं, स्टडी करते रहते हैं और हमेशा से पिछले और अगले जो ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर हमेशा वो डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं और उस पर पूरा उनको जो है वो कमांड हासिल है। मेरे ख्याल में पेपर करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एग्जामिनर को ये फीलिंग दें कि आप जो एग्जामिनर पूछ रहा है वही आप लिख रहे हैं, कि आप वो चीज़ रेलिवेंट लिख रहे हैं। इसके अलावा पेपर के अंदर आप अपने जो भी आप इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं पेपर के अंदर, उसको आप पेपर की तहरीर में दफन मत करें, उसको हाईलाइट करें पेपर के अंदर। और पेपर करने के दौरान क्वेश्चन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंप्लीट भी करें और उनको हाईलाइट भी करें कि मैंने ये कंप्लीट कर दिए हुए हैं। कोटेशन आती हैं तो लिखनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर नहीं आती तो आप भी माशाल्लाह खुद भी बड़े फिलोसफर बन चुके होते हैं सीएसएस करने के दौरान, आप अपनी तरफ से भी कोई कोटेशन लिख सकते हैं। मैं जब सीएसएस की मैंने तैयारी स्टार्ट की और पीएमएस की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की, तो मुझे हमेशा ही जब भी मैं देखता था तो यूएसए की एग्जाम्पल सामने आती थी। इवन कि मैंने पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की, उसमें यूएसए की एग्जाम्पल आती थी। इवन कि जब मैं पंजाबी पढ़ता था उसके अंदर भी कहीं कहीं देखता था कि अमेरिका की एग्जाम्पल आ रही हैं और हर बंदा अमेरिका को, पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पे अमेरिका को क्रिटिसाइज़ करते थे या उसको रोल मॉडल समझते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ी जाए, इसमें ऐसा है क्या, ऐसी खास बात क्या है, इसको पढ़ा जाए। तो पढ़ते पढ़ते मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इसको मैं पढ़ता ही गया फिर ना। और अब भी जहाँ भी मुझे यूएस का वर्ल्ड नजर आ जाए उसको मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मुझे मज़ा आता है इसको पढ़ के और अच्छा लगता है पढ़ के।
जो बच्चा रिमोट एरिया से बिलोंग करता है वो CSS जल्दी कर जाएगा, ये मैं आपको क्लेम करता हूँ आज ना। और रिमोट एरिया के जो बच्चे हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं आपको इसका बताता हूँ फ़र्क कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने डिफरेंट एरिया से यहाँ पे लेके आया। जब यहाँ वो देखते थे लाहौर में, इस्लामाबाद, नोवा अकेडमी के अंदर के बच्चे बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं और बड़ा अच्छा सा उनका एक स्टाइल डेवलप हो गया, तो वो थोड़े से ना कॉन्फिडेंस उनका लूज़ हो जाता है। वो कहते हैं यार हम तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है। तो उनको ये समझना चाहिए कि अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर भी इंग्लिश बोलता है, क्या वो CSS कर गया है? आप इन बातों को छोड़ें। जो रिमोट एरिया का बच्चा है वो हार्ड वर्कर है, वो मेहनत करना जानता है, और CSS में मेहनत का कोई मुतबादल नहीं है। आप मेहनत करें, आप CSS कर सकते हैं। जो नेशनल ऑफिसर एकेडमी का जो एक सिस्टम जो दिया हुआ है नोवा अकेडमी ने, उसमें 4 मंथ का एक बैच होता है, उसके बाद वो आपको 2 मंथ देते हैं, फिर आपको पेपर्स एग्ज़ाम लेते हैं। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपकी पहले कोर्स की ओरिएंटेशन होती है, फिर आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, उसके बाद आप स्टडी करते हैं। आप एक सब्जेक्ट के लिए 10-15 दिन रखें, उसको उस 10-15 दिन में कंप्लीट करें, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और यही मेथड अडॉप्ट करें। मेरे ख्याल में आप 6-7 महीने में तैयारी पूरी कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपकी बेसिक ओरिएंटेशन सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, नहीं तो उन 10-15 दिनों में फिर 10 दिन और ऐड कर लें अंडरस्टैंडिंग के अपना। मोटिवेशन मेरी ये थी कि जो मेरा एरिया है, बैकवर्ड एरिया था, मेरी ये ख्वाहिश है और ख्वाहिश थी कि मैं उस एरिया को डेवलप करूँ। वहाँ पे रहने वाले लोग ये सोचते थे कि हम कभी भी CSS नहीं कर सकते, तो मैं ये बताना चाहता था कि अगर मैंने कर लिया तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे वहाँ पे ट्रेंड है, वहाँ पे लोग तैयारी करते हैं और लोग मुझसे पूछते हैं और लोग सम टाइम एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर इसने कर लिया तो आप भी कर लेंगे। इतना जो एक स्टूडेंट था, जो इस लेवल का स्टूडेंट था, जो बड़ा एक मीडियोकर स्टूडेंट था, इसने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा पर्पज़ था कि जो बैकवर्ड एरियाज़ के लोग हैं वो एजुकेशन की तरफ आएँ और उनको कॉन्फिडेंस देना मेरा एक पर्पज़ था इसके लिए। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। मैं काम भी करता हूँ और मैं मेहनत भी करता हूँ अपने काम के अंदर। और कभी आप मेरी तहसील विज़िट करें, वहाँ पे वर्किंग देखें, इंशाल्लाह ताला यू विल फील द डिफरेंस। नोवा एक फैमिली की मानद मैं नहीं कह सकता। फैमिली से भी कोई आपके पास वर्ड है, कोई ऐसा वर्ड जो फैमिली से भी बड़ा वर्ड हो, तो मैं कहूँगा नोवा मेरे लिए वो है। मुझे जो कुछ भी दिया है अभी तक ना, जो कुछ भी मैं हूँ, मुझे जो कुछ भी दिया है मुझे नोवा ने दिया है। आप CSS कर सकते हैं, आप PMS कर सकते हैं, बस सिर्फ आप ये सोचें कि आप कर सकते हैं।